नमस्कार। नवभारत टाइम्स पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धन की बात। इस प्रोग्राम में हम आपके पैसे, आपकी कमाई की बात करते हैं। आपसे एक बात पूछना चाहूं कि आपकी महीने भर की जो कमाई होती है उसमें से आप कितना पैसा बचा पाते हैं? तो उसमें कई सारे लोगों का जवाब हुआ कि हमारी तो आमदनी इतनी नहीं होती कि हम अपना खर्चा पूरा कर सके। मतलब आमदनी जितनी होती है उससे ज्यादा तो हमारा खर्चा हो जाता है। कई लोग होंगे कहेंगे कि जितनी आमदनी होती है उतना ही खर्चा हम कर देते हैं। बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जो ये कह पाते होंगे कि हम अपनी आमदनी में से कुछ पैसा बचा लेते हैं, फिर वो बैंक पे पड़ा रहता है और 3-3.5% का उस पर ना के बराबर ब्याज आता है, और जो ब्याज आता भी है वो सरकार ले जाती है टीडीएस के जरिए। और बाद में टैक्स 35% के ब्रैकेट में है, आपको तो 35% टैक्स देना होगा, 30% प्लस कुछ ना कुछ शेष। तो सवाल यही है कि भाई पैसा बचाना कितना जरूरी है, आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन इस बचे हुए पैसे को निवेश कैसे किया जाए, कैसे इस निवेश किए हुए पैसे को बढ़ाया जाए, इसको आगे लेकर जाया जाए। और दूसरी बड़ी बात ये कि ऐसे कौन सी जगह पर निवेश करें जहां पर कम से कम या ना के बराबर हमें टैक्स देना हो। तो आज धन की बात के इस एपिसोड में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिशिर चौरसिया जी, बिजनेस एडिटर हैं नवभारत टाइम्स डिजिटल के। बहुत बहुत स्वागत शिशिर जी आपका। और हमारे खास मेहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर। आप रविराज एलएलपी के टैक्सेशन पार्टनर हैं। मैं पहले शिशिर जी आपसे शुरुआत करता हूं। भाई, लोगों का यही कहना होता है कि पैसे और कमाई इतनी हो ही नहीं पाती इस महंगाई के। कमाई तो होती है लेकिन इतनी महंगाई है, इतने खर्चे हैं कि हम कुछ बचा नहीं पाते। एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि मान लीजिए 100 रुपए अगर हमारी कमाई होती है महीने की, चाहे वो व्यापार के जरिए हो, किसी प्रोफेशनल की कमाई हो, या फिर उसकी किसी एम्प्लॉय की सैलरी के जरिए कमाई हो, तो 100 रुपए में से हमें कितना बचाना चाहिए अपने बुढ़ापे, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए? क्या आइडियल सिचुएशन होती है? ये जो आपने सवाल पूछा ये बड़ा क्योंकि आप रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने उम्र नहीं बताया। अब कोई 20 साल में रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हो, कोई 40 साल में रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हो, कोई 50 साल में रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हो। रिटायरमेंट तो 60 साल में सरकार ने जो उम्र तय कर रखी है, सरकारी क्षेत्र में 60 साल और गैर सरकारी क्षेत्र में 58 साल, तो उसने में तो रिटायर होना है। अब एक जो जेन जी है वो 45 साल 50 साल में रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी प्लानिंग की शुरुआत करेंगे, आपको उतने कम पैसे उसके लिए जोड़ने होंगे। यदि आप 50 साल में शुरुआत करें रिटायरमेंट प्लानिंग, ज्यादा पैसे जोड़ने, और आप कहेंगे कि हमको 1 करोड़ तो कम से कम कॉर्पस चाहिए ही, तब तो आपको हर महीने 10-20 लाख भी बचाने पड़ेंगे, तब जाके 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन पाएगा। लेकिन यदि आप 20 साल में शुरू कर दें तो 5,000 या 3,000 में भी करें तो आपका कॉर्पस ठीक ठाक बन जाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि कमाई का कितना पैसा बचाएं। तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मेरी बात होती है वो कहते रहते हैं कि आइडियल सिचुएशन में कुल कमाई का 30% तो आप बचाइए ही बचाइए। अच्छा, लेकिन अब यहाँ लेकिन ये है कि कोई बाहर से आया, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े महानगर में, बड़े नगर में रह रहा है, किराए पर आप रहते हैं, किराए में अच्छी खासी रकम चली जाती है। उसके बाद आपके 1 या 2 बच्चे हैं और दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा भी काफी बैठता है। तो ऐसे में उनका कहना है कि नहीं, आप यदि 100 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए तो जरूर बचाइए। 20 रुपए से कम बचाएंगे तब तो आप जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग सही नहीं होगा। तो एक गांठ बांध लें, यदि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 20 रुपए तो बचाइए ही बचाइए, उससे कम में आप समझौता मत कीजिए। यदि 30 बच रहा है तब तो वेल एंड गुड। सारे विशेषज्ञ यही कहते हैं कि 30 तो बचना चाहिए, लेकिन 30 नहीं बचा पा रहे हैं तो हम तो कहेंगे 20 भी बचाइए और बचाना शुरू कर दें। कमलेश जी, बचा लिया 30 रुपए मैंने, चलिए 100 रुपए में से अपना, लेकिन वो बैंक में पड़ा हुआ शोभा बढ़ा रहा है और बैंक उसको काम में ले रहा है दूसरों लोगों को लोन में देकर, दूसरों लोगों को लोन दे रहा है। वो 8% कार लोन से लेके 14-15% के पर्सनल लोन तक के इंटरेस्ट कमाई वो कर रहा है, और हमें दे रहा है 3%। भाई, क्या क्या विकल्प हैं हमारे पास? बचाए हुए पैसे को ऐसी जगह निवेश करें ताकि हमारा पैसा सेफ भी रहे और हमारे पैसे पर रिटर्न भी अच्छी आए और हमें टैक्स सरकार को कम से कम देना पड़े या ना देना पड़े।
देखिए, अभी आपने बात की सेविंग की, शिशिर जी बोल रहे थे कि 20% कम से कम बचाने चाहिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर बचाना चाहिए, और आइडियल उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि 20% कम से कम होना चाहिए, ऊपर जितना मर्जी बचाए। बट बचाने से काम नहीं चलेगा। जैसा आपने कहा कि कोई बचा के सेविंग अकाउंट में रख लिया और 2.5-3%, 3.5% का रिटर्न कमा रहा है और उसके ऊपर भी फुल टैक्स दे रहा है, तो रियल में अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं 3% कमाने के, वो उसमें 1 रुपए तो टैक्स चला जाएगा। 2% इफेक्टिव इनकम जो बनेगी वो 2% है, और इन्फ्लेशन जो है आपको 7%, 8% है। तो अल्टीमेटली वो अपने पैसों को कम कर रहा है, वो फायदा नहीं कर रहा, उस बचाने सेविंग का भी फायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली डे बाय डे वो अपना परचेजिंग पावर कम कर रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको अपने, जैसे आप लोगों ने बात की रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, कौन सी एज है, इन सबको ध्यान में रख के रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, किसी की एज ज्यादा है, किसी इनकम कम है, किसी इनकम ज्यादा है, क्या सबके अलग अलग मोटिव है, क्या सबका ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए पैसे बढ़ाना चाहते हैं। किसी को बड़ी कार लेनी है, किसी को बड़ा घर लेना है, किसी को शादी ब्याह करना, किसी को एजुकेशन देना है, किसी को रिटायरमेंट लेनी है, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी रहने। लोग आज के, जैसे बात की आपने जैन जी का, तो ये लोग बहुत कम समय के लिए काम करके पूरी जिंदगी आराम करना चाहते हैं। वो टेंशन फ्री होना चाहते हैं, जॉब में नहीं रहना चाहते। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कोई 10 साल, 5 साल, 15 साल काम करने के बाद वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, ताकि मैं ढंग से रहूं और मुझे कोई ऑब्लिगेशन ना हो काम करने का। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप डे वन से अपनी प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हो, और जो आपने बात की पैसे सेव किया है, उस सेव किए हुए पैसे को सही से इन्वेस्ट किया जाए, ताकि आप ना काम करे, आपका पैसा काम करे। तो इसके लिए सरकार के बने बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम्स बनी हुई है। जैसे किसी को डॉटर से शादी करने के लिए चाहिए, तो सुकन्या समृद्धि योजना है, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस पे 8% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। और वो टैक्स फ्री भी है। अब अच्छा। किसी को कोई यंग है जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, शुरुआती दौर में है अपने कमाने के, वो इक्विटी में जा सकता है, इक्विटी शेयर्स में लगा सकता है पैसे, क्योंकि उसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है। वो लंबे टाइम के लिए ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है तो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हर बचे हुए पैसे, सेविंग किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करके अपने फंड को बढ़ाया जा सकता है। जी सर। तो सर एक बड़ा जो है सवाल ये भी है कि वो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, हम शेयर मार्केट में रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा लगाएं, या फिर जैसा आपने जिक्र किया कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं, बैंक पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती हैं वहां पर लगाएं। कहां पर हम अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें जहां पर सही तरीके से रिटर्न भी मिले और उसमें कम से कम टैक्स या ना के बराबर टैक्स देना पड़े, एक एक करके अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो। और ये मान लीजिए कि सर हमारा मकसद यही है, हमारी एज चाहे जो भी है, हम जो भी पैसा जिस हिसाब से बचा रहे हैं, लेकिन हमारी मकसद यही है कि हमारा सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उस पर रिटर्न मिल रहा है कम टैक्स देकर। देखिए, पहले एक एक करके बात करें। जैसे मैंने सबसे पहले बोला पीपीएफ। आप पीपीएफ इन्वेस्ट करते हैं, एक तो एटीसी में टैक्स में डिडक्शन मिलता है, और मेच्योरिटी के केस में जब भी हम मेच्योरिटी होती है, इसके अंदर एग्जेम फ्रॉम टैक्स होता है, सारा का सारा पैसा एग्जेम फ्रॉम टैक्स है, इसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो 15 साल का है, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड, मतलब लॉक इन पीरियड क्या कहेंगे, पूरे 15 साल तक हमको इसमें निवेशित रहना। बिल्कुल है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 15 साल तक करने हैं। लेकिन उसमें ये है कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है तो यही बढ़िया है। ये तो हमें डिसाइड करना है, जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है वो उससे प्लानिंग के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग पर्पज है, तो अलग अलग चीजों को ध्यान में रखें। दिस वन, अब किसी गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि में कर सकते हैं, वहां पे भी सारी के सारी इंटरेस्ट एग्जेम फ्रॉम टैक्स है, तो वहां पे भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। किसी को मैरिज का प्लान करना है या एजुकेशन का प्लान करना है, तो ये स्कीम बहुत बढ़िया है सरकार की, जो ये स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर किसी को इस तरह की चीजें नहीं करनी है, फंड ग्रोथ करनी है, आप डायरेक्ट इक्विटी फंड में लगाएंगे। अब इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ, जैसे अभी कोई एफडी में पैसा रखता है तो उसको नॉर्मल टैक्स से टैक्स लगेगा, स्लैब रेट में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो उसको आज की डेट में 12.5% टैक्स लगेगा।
तो वो अगर उसको रिस्क लेने की एपेटाइट है तो वो उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 12.5% टैक्स देगा रेदर की 30% टैक्स देने से। तो ये उनके पास ये और एक और अच्छी बात है कि इक्विटी में क्या होता है कि 1.5 लाख रुपए तक एग्जम फ्रॉम टैक्स है। अगर आपके एक साल में 1.25 लाख रुपए तक गेन कमाते हैं उस पर टैक्स 0 है, कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो दिस इज वन इंस्ट्रूमेंट। अगर शॉर्ट टर्म है, अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 20% देना है, लेकिन अगर नॉर्मल इनकम आती है जो कि 30% होता है तो 10% का यहाँ फायदा है। इसलिए हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जैसे सबके अलग अलग फायदे। जैसे दूसरी बात है कि एफडी की बात करूं, क्योंकि लोग नॉर्मली एफडी में पैसे पार्क करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% 7% मिल सकता है, 7% के अराउंड मिलता है, लेकिन उस पर 30% टैक्स ब्रैकेट आता है, तो 30% तो हायर टैक्स बन जाता है। इफेक्टिव इनकम उसकी 5% आती है। तो जहां पे ऐसे लोग एक आपका म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड है, आप लिक्विड फंड पे पैसे पार्क कर सकते हैं। लिक्विड एफडी से ज्यादा लिक्विड फंड बेटर है, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट कम देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपने अपना पर्पस है, उसको ध्यान में रख के हर एक इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बिल्कुल। तो आपने ये एक बहुत ही बैलेंस तरीके से बताया कि भाई आप अपने पैसे को सरकारी स्कीम्स में भी निवेश कर सकते हैं, आप इक्विटी में भी म्यूचुअल फंड के जरिए अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, ये ख्याल रखते हुए कि इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स यानी कि एक साल के अंदर जो आप मुनाफा कमाते हैं और पैसे को वापस लेते हैं तो आपको उसमें टैक्स देना होगा। और एक साल से ऊपर अगर आप कमाई करते हैं तो 1.25 लाख तक का टैक्स, आपको 1.25 लाख तक की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? आज की तारीख में लोग यही कहते हैं कि भाई सोने का दाम इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो सोने में हम निवेश कर लें, या फिर हम प्रॉपर्टी में निवेश कर लें, अपना कोई एक प्लॉट खरीद लें, कोई एक फ्लैट खरीद कर रख दें ताकि कुछ सालों के बाद उसका रिटर्न इतना आ जाए जिससे हमारी बेहतर कमाई हो जाए। तो ये भी और विकल्प हो सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें हमें ध्यान देना होगा, दोनों ही चीजों को देखें। सोने में कैपिटल कम लगेगी, पैसा कम लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोई प्लॉट और फ्लैट लेने जाते हैं तो उसमें बड़ी अमाउंट लगेगी और हमें उस पर लोन भी लेना पड़ सकता है। देखिए, जो आपने कहा प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, वहां पे भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का गेम है। अगर आपका आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म पे आपको 12.5% टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म जाएंगे तो स्लैब के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स लगता है। तो अगर रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उसमें एक और प्लस पॉइंट है कि हो सकता है कि वो रियल एस्टेट में आप ऐसा इन्वेस्ट करें कि साथ में आपको रेंटल इनकम मिल रही हो, आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। तो इसमें दो फायदे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। एक तो आपको रेंटल इनकम मिल रही है, दूसरा आपका एसेट्स एप्रिशिएट कर रहा है, आपकी रियल एस्टेट एप्रिशिएट कर रही है, जिसके अंदर जितना एप्रिशिएट करेगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। तो नॉर्मल टैक्स रेट से पैसे एफडी पार्क करने या किसी और इंस्ट्रूमेंट पार्क करने से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टैक्स रेट कम हो गया, प्लस ये आपके एडिशनल रियल एस्टेट आपकी दूसरी इनकम आपकी जनरेट करेगी, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम पे पूरे रेंट पे टैक्स नहीं लगता, उसमें भी 30% कम करके 70% पे टैक्स लगता है। तो ये एक और बेनिफिट्स है इसका जी। अब रही बात, आपने गोल्ड की बात की है, उसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का केस है सर। अगर लॉन्ग टर्म है तो 12% वहां भी लगेगा, और ये शॉर्ट टर्म है तो पूरे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। यहाँ एक चीज मैं कमलेश जी चाहूंगा कि आप पाठकों को स्पष्ट कर दें कि शेयर बाजार, रियल एस्टेट और सोना, जैसे शेयर बाजार में तो 1 साल में लॉन्ग टर्म माना जाता है, 1 साल तक आपने निवेश किया तो एक वो माना जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट और सोना में क्या लॉन्ग टर्म की अवधि की गणना 1 साल में ही होती है? देखिए, रियल एस्टेट्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड होता है 24 महीने से 2 साल की। सोने में 24 महीने, पहले ये 36 महीने होता था, अब ये सब रियल एस्टेट वगैरह के अब ये 24 महीने है। 24 महीने 2 साल। रियल एस्टेट में तो 24 महीना हो गया, सोना में हाँ 24 महीने है सर। अच्छा। आप गोल्ड आप करते हैं तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 24 महीने होगा सर।
तो सर ये जैसे शेयर बाजार में जो बढ़ाया गया था, आपको याद ही होगा, शेयर बाजार में पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 10% का टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 12.5% किया गया। तो इधर क्या लगता है, टैक्स का रेट क्या है रियल एस्टेट या सोना हो? देखिए बिल्कुल गोल्ड वैसे ही चलेगा, लॉन्ग टर्म है तो आपका 20% आएगा, 12.5%, क्योंकि अब रेट कम हो गया है। लॉन्ग टर्म है तो 12.5%, क्योंकि सभी का लॉन्ग टर्म का रेट फिक्स कर दिया गया, चाहे गोल्ड है, शेयर्स है, या फिर आपके रियल एस्टेट्स है, सभी पे लॉन्ग टर्म का रेट फिक्स कर दिया गया है, दैट इज 12.5%। आपको हमेशा 12.5% के, अब पहले अलग अलग थे बट अब टैक्स रेट सभी का लॉन्ग टर्म 12.5% है। और शॉर्ट टर्म में चाहे आपका रियल एस्टेट से या ज्वेलरी है, इनका शॉर्ट टर्म का रेट जो है ना, ये स्लैब के अंदर जुड़ते हैं, जैसे दूसरी इनकम होती है उसी तरीके से स्लैब में जुड़ते हैं। और शेयर्स का लॉन्ग टर्म पीरियड 1 साल का है, और इस पे लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स लगेगा म्यूचुअल फंड और शेयर्स पे। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म है, इस पे 20% का टैक्स लगेगा। शेयर्स के शॉर्ट टर्म में 20%, गोल्ड और ज्वेलरीज जो है या रियल एस्टेट है, इस पे शॉर्ट टर्म के केस में ये स्लैब के अंदर नॉर्मल इनकम की तरह जुड़ेगा, और उस पर जो टैक्स आएगा वो देना पड़ेगा। जैसे शेयर बाजार में है कि आप यदि शॉर्ट टर्म में भी निकालते हैं तो वो आपके स्लैब से नहीं जुड़ेगा, उसमें 15% है ना शॉर्ट टर्म में? नहीं, शॉर्ट टर्म में 15% बहुत पहले था, अभी पिछले साल से वो 20% हो गया है। अच्छा, 20% हो गया है। इनका क्या हुआ, जो आप चेंजेस की बात करें, लॉन्ग टर्म पहले 10% था, शॉर्ट टर्म 15% था, लॉन्ग टर्म को बढ़ा के 12.5% कर दिया गया, शॉर्ट टर्म को बढ़ा के 15 से 20% कर दिया गया। ओके, तो फिर भी वो यदि कोई 30% वाले स्लैब में है, वो उसका शेष लगा के 30 + 4 लगभग 35% पड़ता है, तो उससे तो सर कम ही होगा ना 20%। सर 10 बेसिक टैक्स से कंपैरिजन कर लेते ना सर, 10% तो वैसे ही कम है। जहाँ 30% नॉर्मल टैक्स लगता है, आपको वहाँ 20% लग रहा है, तो 10% का तो गैप है ये। एजुकेशन से सरचार्ज तो पहले जैसे जुड़ता अभी भी जुड़ेगा, सभी में जुड़ेगा, तो बेसिक 10% का तो फायदा है ही है। हाँ जी, सही बात है सर। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, वो कितना सही है किसी भी व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए? क्योंकि उसमें भी मेरे ख्याल से 5 या किसी में 10 सालों का टेन्योर रहता है, और उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या रहता है? सर देखिए, एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में क्या होता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो प्रॉपर्टी बेचने में 50 लाख रुपए तक का गेन मैं अगर टैक्स देना नहीं चाहता हूं, तो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के अंदर। तो लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होता है, उसमें 5-1% अराउंड रिटर्न होता है। लेकिन मेरा जो 50 लाख के ऊपर कैपिटल गेन में जो टैक्स देना चाह रहा था, वो बच जाता है इन्वेस्ट करने। लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है नॉर्मली। तो ये इस तरीके से आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में डाल के। लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल होता है, 5% करीब इनकम आती है, और ये टैक्सेबल होता है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। अच्छा, रिटायरमेंट की चूंकि हमने अभी बात की, तो ये एक एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम का फंडा भी अभी लोगों को पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि कितना सही है एनपीएस को ऑप्ट करना। एनपीएस सही रहेगा या फिर इसकी जगह हम म्यूचुअल फंड में ही उतनी ही अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा बड़ा फायदा मिल सकता है, वो फ्लेक्सिबल भी रहता है, ऐसा है क्या? देखिए जो एनपीएस है ना, नेशनल पेंशन स्कीम है, ये पेंशन रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से बनाया गया है। और जब एट द एज ऑफ 60 आप वो फंड ले सकते हैं जो आप ड्यूरिंग द ईयर आप जमा करते हैं ओवर द पीरियड। देखो 2 बातें हैं, एक 80C में डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख रुपए तक, दूसरा आपको 50,000 के एडिशनल पेंशन की आपको डिडक्शन मिलती है 80C(1)(b) के अंदर। ये ओल्ड रिजीम में, हाँ, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, ठीक है। अब जिनको ओल्ड टैक्स रिजीम लेना है, आगे से लोग लेंगे भी नहीं ज्यादातर, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम फायदा देता है। तो जिनको ये एक तो टैक्स बेनिफिट यहाँ मिलता है। अब बात करते हैं ओवर द पीरियड, जब मैं इन्वेस्ट करते करते 60 साल की एज में पड़ता हूँ, जिसको प्लानिंग करनी, जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, कॉर्पस आ जाए और कॉर्पस को आप एंजॉय कर दे रेस्ट ऑफ द लाइफ, तो वहां पे जो 60% पैसा होता है वो एग्जेम फ्रॉम टैक्स होता है, विड्रॉ कर सकते हैं 60%। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 1 करोड़ का फंड है,
60 लाख रुपए आप विड्रॉ कर लो, उस पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। अब बचा हुआ जो 40% है वो आपको एन्युटी के हिसाब से मिलेगा, उसका एक आपको जैसे पेंशन बन जाएगा और वो हर महीने मिलता रहेगा और वो टैक्सेबल होगा। जी, तो एटलीस्ट आपका 60% जो है उस पर टैक्स नहीं लग रहा होता, 40% के ऊपर टैक्स लग रहा होता। अच्छा, एक कंपोनेंट और भी बहुत ज्यादा लोगों में चर्चा का विषय रहता है कि भाई मुझे इंश्योरेंस लेना है, और उस लिहाज से लोग जो LIC की स्कीम्स होती हैं उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं कि उसमें उनका इंश्योरेंस ही हो जाता है, और एक कुछ सालों के बाद जो भी उसका लॉकिंग पीरियड होता है, जितने सालों के लिए वो पॉलिसी लेते हैं, उसके बाद उनको इतना रिटर्न भी मिलता है। उसमें कई एक्सपर्ट का मानना होता है कि भाई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस आप अलग तरीके से कीजिए, इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से कीजिए। तो सर थोड़ा इस पर हम चाहेंगे कि ये जो LIC की पॉलिसीज होती है वो लेना कितना उचित है, या फिर उसकी जगह कुछ और भी हम अपने इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, जिसने भी आपने जो तर्क दे रहे हैं, देखिए इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंस कवर्ड करने के लिए बनी है। आप उनको इन्वेस्टमेंट का भी काम दे देंगे तो दो काम हो जाते हैं। एक व्यक्ति को आपने इंश्योरेंस भी करवा लिया, दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अगर अपने पैसे को दो भागों में पार्ट कर ले, आप इंश्योरेंस करवाना हर व्यक्ति को जरूरत है, लेकिन आप लाइफ इंश्योरेंस करवाना तो आप टर्म इंश्योरेंस करवाओ। आपने जैसे LIC का नाम दिया, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कंपनी विशेष, आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस करवाएं, लेकिन आप टर्म इंश्योरेंस करवाएं। और जो पैसा एक्सेस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है वो बहुत कम आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ जहां पे पैसे आपको वापस हो रहा होता है वहां पे आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है। अगर मैं आपको एवरेज 1 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, अगर 25-30 साल का कोई व्यक्ति है वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता है, टर्म इंश्योरेंस अगर कोई लेता है तो आपको हार्डली 15-17 हजार रुपए का EMI प्रीमियम आएगा 1 साल का, हो सकता है 20,000 है। लेकिन अगर आप 1 करोड़ का आप नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी या दूसरी यूलिप लेना चाहें तो उसमें आपको बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट आएगी। यूं लगा लो कि हो सकता है कि 3 लाख 2.5-3 लाख रुपए प्रीमियम आए और ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं करूंगा जो 2-2.5 लाख रुपए का है, बेटर है कि आप एक छोटा सा वो ले टर्म इंश्योरेंस, अपने इनकम का एटलीस्ट 20 टाइम्स ले लें, एनुअल इनकम 15 से 20 टाइम्स गुना ले ले। एक तो टर्म इंश्योरेंस ले लें, उसके बाद जो पैसा है सब इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट कहाँ है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करें। चाहे आप म्यूचुअल फंड में डालें, PPF में डालें, सुकन्या में डालें, आप गोल्ड ले, गोल्ड में लगाएं, रियल एस्टेट में लगाएं, बाकी पैसे आप वहां इन्वेस्ट करें। आप और जगह मत कर, मतलब आपको इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत है सिर्फ, और इंश्योरेंस लिया जाता है रिस्क कवर करने के लिए, तो रिस्क कवर आप करो ना सर, क्योंकि रिस्क कवर करने के लिए आपका इंश्योरेंस कंपनी है, आप उनसे टर्म इंश्योरेंस हर व्यक्ति को लेना चाहिए, मेडिक्लेम पॉलिसी हर बंदे को लेना चाहिए, सो दैट अपने अपने लाइफ को सिक्योर करें, इनके सब मिस हैपनेस उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। देखिए सारा पैसा वहां लगा देंगे तो उस हिसाब से आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि एवरेज रिटर्न अप्रोच 4% आएगा। उससे बेटर है आप FD में जाएं, कम से कम टैक्स देने के बाद भी 5% बनता है, सिक्योर और सेफ है। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को ढंग से पता नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, इक्विटी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सपर्टीज चाहिए इक्विटी में कहाँ पे इन्वेस्ट करें, अगर किसी को समझ नहीं है, इस जो लोग इस चीजों में नहीं रखते ज्ञान, बेटर है कि किसी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में करो, निफ्टी 50 में कर दो, या ब्लू चिप कंपनी में शेयर्स में डालना है वो इन्वेस्ट कर दें। एटलीस्ट एवरेज इनका 12-13% तो साल का आता ही है। अगर हम मैनी इयर्स का एवरेज निकालें, 12% 13% का रिटर्न है, तो आप ऊपर से आप टैक्स रेट भी कम लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया, एक तो 12-13% की ग्रोथ रेट से आपने अपनी इनकम ग्रोथ की, साथ में टैक्स रेट आप क्या 12.5% देने जा रहे हैं। तो ये दोनों केस में फायदा है। आपको रहता है कि आप इंश्योरेंस लेना है लीजिए, आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, मैक्सिमम फंड आप इन्वेस्ट कीजिए,
इन्वेस्ट करने के जो जो इंस्ट्रूमेंट है, कैपेसिटी के हिसाब से रियल एस्टेट जो कर सकते हैं आप वो कीजिए। और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें, क्योंकि हमें आज का रिटर्न नहीं देखना, हमें देखना नेट ऑफ में मुझे कितना एंड यूजर के लिए क्या मिल रहा है। तो टैक्सेशन एलिमेंट देखकर भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी सर, एक मुश्किल सवाल, वैसे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल सवाल कि भाई अगर आपने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बताए, इतने सारे ऑप्शंस बताए निवेश करने के लिए, अब अगर मान लीजिए कि 30 रुपए का एक हिस्सा हमने अपनी लिए बचत कर लिया, तो उसको हम किस किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे? क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि हम सारे के सारे पैसे को एक ही जगह पर झोंक देंगे सोच के कि भाई वहां पर बड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है, हो सकता है कि रिटर्न मार्केट में लगा दिया और फिर उसके बाद मार्केट क्रैश कर जाए या बहुत नीचे आ जाए, तो फिर सारा का सारा पैसा हमारा साफ हो जाएगा। तो एक सेफर साइड अपने निवेश को किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए? सर देखिए, हमें हर चीज का बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, ठीक ऐसा भी नहीं करना। और अपने सिक्योरिटी, हमें इमरजेंसी फंड रखनी है, इन्वेस्टमेंट करते उसे मुझे अपने कोई से एग्जांपल, मेरे पास फंड पड़ा हुआ है और मैं कोई रियल एस्टेट में लगा देता हूँ, बट अचानक फंड की जरूरत पड़ी, मैं रियल एस्टेट लिक्विडेट नहीं कर सकता तुरंत, तो मुझे क्या चाहिए? और छोटे मोटे खर्चों के लिए कोई अचानक मुझे जरूरत पड़ गई, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जरूरत पड़ गई, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? इसलिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसमें अप्रोक्स 6 मंथ के अराउंड मेरी मंथली सैलरी का मेरे पास फंड एक एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए, विच इज इन्वेस्टेड इन द लिक्विड फंड और एफडी। एफडी का मतलब आजकल सेविंग बैंक में रखो, बट आपको स्विप अकाउंट होता है जो ऑटोमेटिकली एफडी में पार्क हो जाता है, जब आप विड्रॉ करोगे एफडी से निकल के आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो कुछ पैसे आप वहां पार्क करें, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने फ्यूचर का जो आप ये डिसाइड करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है आपकी एज क्या है। अगर आप अभी शुरुआती एज में अभी कमाना शुरू किए हैं, आपके पास ज्यादा से ज्यादा आप इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने, जैसे आपने कहा 30 रुपए बच गया, अब 30 रुपए का क्या पोर्शन हम करें? 50%, 30 रुपए का 50% आप अपने इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। उसके बाद आपका 10% आप अपने रिटायरमेंट दूसरे जैसे पीपीएफ में आप डालना चाहें वहां डाल सकते हैं। आप किसी को डॉटर है, क्योंकि अगर वो चाइल्ड गर्ल होती है तो उसके केस में आप 10% आप सुकन्या समृद्धि योजना में डाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे करके आप गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट रखते हैं, गोल्ड बॉन्ड में 10% आप वहां डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो आप 30% का जो इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से आप अपने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूँ सर, कहीं किसी को थोड़ा लमसम अमाउंट, भाई एक मिडिल क्लास को कहीं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, भाई अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उस दौरान आपको अप्रेजल के दौरान कहीं से आ गया, मतलब एक कॉर्पस अगर आ जाता है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, तो उसको भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम उसमें पार्क कर दें, या फिर कहीं उसके लिए भी लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने का कोई उपाय, तरीका आप बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा सर। सर देखिए, उसमें भी एक, जैसे म्यूचुअल फंड में लोग मंथली एसआईपी करते हैं, उसमें एक लमसम होता है। अगर आपके पास अचानक पैसा आ गया तो आप, क्योंकि इसका मतलब है कि वो आप इस पैसे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक आपकी इनकम हो गई, तो इस पैसे को अगर आप पार करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ कहीं पार कर सकते हैं। मतलब आप एक लमसम में आप ना म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, लमसम में अगर आपको इक्विटी की नॉलेज है तो किसी ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने ये प्लान करके पैसा नहीं आया, अचानक कोई जनरेट हो गया। और बल्कि मैं ये बोलूंगा साथ में, अगर किसी के पास लोन लायबिलिटी है, रेदर कि उस लोन को पे कर दे। अगर कई बार लोग लोन ले लेते हैं, और कार लोन है या पर्सनल लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन लेते हैं, बेटर है कि अगर इन्वेस्टमेंट अगर कंपेयर करें, पहले तो इन्वेस्ट करना चाहिए सभी को, लेकिन अगर किसी को लोन लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो जो हायर टैक्स इंटरेस्ट लायबिलिटीज हैं, जैसे पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, आप क्रेडिट कार्ड को तो इमीडिएटली पे ऑफ करना चाहिए, कहीं से भी कोई फंड आए। अदरवाइज अगर किसी का लोन नहीं है तो उसे किसी इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट्स ज्यादा मिलता है। स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति है, उनकी पत्नी हाउसवाइफ है, वो खुद कमाते हैं, पत्नी कहीं से नहीं कमाती है, लेकिन वह
निवेश अपनी, अक्सर हम में से अधिकतर लोग निवेश पत्नी के नाम पर, बहुत प्यार आता है तो पत्नी के नाम पे एक SIP खुलवा दिए या पत्नी के नाम पे करते हैं। इसमें सर टैक्स, मतलब भारतीय टैक्स प्रणाली क्या कहती है? देखिए, एक ना पहले आपको समझ, एक होता है स्त्री धन जी। स्त्री धन क्या होता है? वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, किसी तरह कोई टैक्स नहीं होता है, जिसमें हस्बैंड अपने वाइफ को घर के खर्चे चलाने के लिए देता है और उसकी वाइफ उसके अंदर से बचा के रखती है। ठीक है, देखिए वो पैसा ऑलरेडी टैक्स पेड होता है, हस्बैंड ने टैक्स पेड मनी दिया हुआ है, तो वो वाइफ ने इकट्ठा किया हुआ है। अब इसे इकट्ठा करके इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अब अगर ये कहीं इन्वेस्ट करती है और उसके ऊपर इनकम आता है, एक्चुअली ये उनकी अपनी इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई और पैसा दिया, वाइफ के नाम पे किया है, तो ये क्लेविंग का प्रोविजन है कि भैया आपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए इनकम ट्रांसफर, अपने एसेट ट्रांसफर किया वाइफ को टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी। तो अगर ये प्रूफ होता है ऐसे केस में, क्योंकि आपने टैक्स का लॉस कर दिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लेविंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग इस इनकम को क्लब कर सकता है हस्बैंड के हैंड में, जिससे टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो। तो इसलिए इसकी प्लानिंग यहाँ पर सवाल ये है कि आप लाख रुपए कमाते हैं और महीने में 30-40 हजार 50 हजार रुपए पत्नी को दे देते हैं, ट्रांसफर कर दिए, भैया ऐसे तुम घर चलाओ, सब्जी, दूध, फल, ब्रेड, अंडा, है ना, आइसक्रीम, ये सब आता है, उसमें से वो बचा के कुछ करती है तो उसपे कोई टैक्स नहीं, लायबिलिटी नहीं, उसपे कोई टैक्स नहीं है जी। और वो यदि निवेश करती है, शेयर बाजार में लगा दी, म्यूचुअल फंड में लगा दी, कहीं लगा दी और उससे रिटर्न होगा, तब उस पर टैक्स उनकी मानी जाएगी, उनकी लायबिलिटी होगी। हाँ जी सर, कुछ लास्ट में आप टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके पास कई सारे एक्सक्यूजेस होती हैं कि हम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हम तो पैसा बचा ही नहीं पाते, कितना जरूरी है पैसा बचाना और उसको सही तरीके से निवेश करना और सारी बहानेबाजियों को दरकिनार करते हुए अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित रखना। देखिए सर, सब लोग कहते हैं कि मैं पैसा कमाता हूँ, बचा नहीं पाते। अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपए है, वो ये कहेगा। अगर उसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ा के 40 कर दो, 40,000, तब भी वो ये कहेगा। अगर उसकी सैलरी बढ़ा के 80 कर दो तो भी ये कहेगा, क्योंकि आपको किसी SIP मॉड्यूल, कंपल्सरी सेविंग मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। मतलब जैसे हम SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में कि कुछ महीने का, जैसे आपने कहा 20 से 30%, कम से कम 20% आपको SIP मॉड्यूल में अगर जमा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई बड़ा फंड नहीं बना पाएंगे। और अगर आपने अभी शुरू में जवानी के दिनों में काम कर रहे हैं तो बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जितना भी जो कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंपल्सरी वे में पहले इन्वेस्ट करें, फिर खर्च करने की बात सोचें। हम लोग क्या सोचते हैं नॉर्मली, क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर बचेगा तो इन्वेस्ट करेंगे। इस साइकोलॉजी से अगर आप बाहर निकल जाओ, पहले इन्वेस्ट करेंगे फिर बचे हुए से खर्च करेंगे, तो आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा और एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा, जो कि हेल्प करेगा अर्ली रिटायरमेंट में। शिशिर जी, समापन कीजिए इस वीडियो का, अपनी कुछ टिप्स देकर। समापन क्या, कुछ अपनी तरफ से बातें करें। सीए साहब से तो बेहतर कोई बता ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने आप अपने तजुर्बे से बेहतर बता सकते हैं। स्पष्ट कर दिया कि आप नहीं बचाएंगे तो ठन गोपाल रहेंगे, बुढ़ापे में कोई खैनी खाने के लिए 10 रुपया नहीं देने। नहीं, खैनी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना सर? तो कुछ भी हो, आपको मतलब हम तो एक वो नॉर्मल ये गांव जवार के लोगों के जो अपने मतलब खर्चे के लिए कोई नहीं देगा, हाथ फैलाना पड़ेगा। कोई आपको इज्जत से जीने के लिए भी, आपके नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए भी कोई पैसे नहीं देगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत, चाहे आप 20 साल के हों, 25 साल के हों, 30 साल के हों, 60 साल के हों, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अभी से बचाना शुरू कर दीजिए। जितना कमाते हैं उसमें 20% तो कम से कम बचाइए ही। दिन भर में दिहाड़ी 500 रुपए की है तो 500 रुपए में से आप 100 रुपए बचाइए, और 100 रुपए बचाइए नहीं, गुल्लक में नहीं डाल लीजिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में चूंकि जा नहीं सकते क्योंकि उतनी जानकारी है नहीं,
तो मेरा कहना है कि किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, अच्छे फंड हाउस के अच्छे फंड में आप निवेश कीजिए। आपका पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और आपका बुढ़ापा आराम से कटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, हाँ कमलेश सर। मैं ये कहता हूँ सभी लोगों से, सभी दर्शकों को, आप अगर किसी की सैलरी, किसी की इनकम, एक दिन की इनकम 1000 रुपए है, तो ये मान के चले उसकी इनकम 800 रुपए है। जब ये मान के चलोगे 800 रुपए है, तो ऑटोमेटिकली सेविंग शुरू हो जाएगी। अगर आपने मान के चला 1000 रुपए, तो आप खर्च कर दोगे। मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि भाई आज की तारीख में अगर आप 1 लाख रुपया महीने का पा रहे हैं या 10,000 रुपया आप महीने का पा रहे हैं, तो जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र आएगी तो क्या आप अपने हिसाब से उतनी बचत, उतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि आपको अपने रिटायरमेंट के टाइम भी 10,000 का अगर इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए उतनी रकम आपको हर महीने मिल पाएगी? अगर नहीं मिल पा रही है, अगर आप ऐसा कुछ बंदोबस्त नहीं कर पाए हैं, तो आपको करना ही पड़ेगी बचत, आपको अपना निवेश करना ही पड़ेगा, ताकि उस वक्त में आपको, चूंकि पेंशन का अगर जरिया नहीं है, तो फिर आपको ऐसी कमाई करनी पड़ेगी, ऐसी बचत करनी पड़ेगी, ताकि आज की तारीख के खर्चों को निकालने के लिए उस वक्त आपके हाथ में पैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कमलेश सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी आपका भी धन की बात के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही।